नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें हरियाणा की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। राजनीति के चाणक्य पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जिस तरीके की उनकी राजनीति थी, जिस तरीके से 5 बार उन्होंने हरियाणा की कमान संभाली और राजनीति के चाणक्य थे, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और राजनीति विश्लेषक हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर जो चौटाला का पूरा राजनीतिक कैरियर रहा उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहें कि वो जननायक चौधरी देवीलाल के सुपुत्र थे और राजनीति के चाणक्य थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी उम्र 89 साल थी। कल गुरुग्राम में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका जो है अंतिम संस्कार होगा और उसी पे चर्चा करेंगे किस तरीके का उनका राजनीति रहा। चौहान साहब, आप तो बड़े राजनीति के जानकार हैं। चौटाला साहब हमारे बीच नहीं रहे। पहले तो सबसे पहले एचआर न्यूज की ओर से श्रद्धांजलि देंगे उनको। आप किस तरीके से देखते हैं उनका राजनीतिक कैरियर? बिल्कुल मोहनलाल जी, आपने सही कहा कि वो हरियाणा की राजनीति के चाणक्य थे, जमीन से जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से जननायक, किसानों के मसीहा मतलब चौधरी देवीलाल के सपुत्र थे, तो उन्हें राजनीति एक किस्म से विरासत में मिली। लेकिन उनकी जो कार्यकर्ताओं से संवाद और जो उनका इंटरेक्शन जमीन से जुड़े हुए, हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो ये टीचर्स घोटाले में जब उनको जेल हुई तो जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा पास की थी, लेकिन फिर भी कम पढ़े लिखे होते हुए उनकी याददाश्त और उनकी राजनीतिक सोच लाजवाब थी, जो आज तक किसी की नहीं है। नहीं, एक और चीज मैं जो जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब राजनीति का कैरियर शुरू है, इसका पत्रकारिता का कैरियर मैंने 2003 में शुरू किया, और जब चौटाला के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि वो एक ऐसे शख्स थे कि भरी भीड़ के अंदर, हजारों की भीड़ के अंदर वो अपने कार्यकर्ता को बाई नेम बाई फेस पहचानते थे, आवाज मारते थे, बोलते थे। और इस चीज का जिक्र कल कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी कहा है कि चौटाला ही एक ऐसे नेता थे जो हजारों कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर अपने कार्यकर्ता का नाम लेते थे। देखो, आपने सही कहा कि भाई आपने पत्रकारिता जब यहां शुरू करी, उनका साहित्य और पत्रकारिता के भी प्रति बहुत लगाव था। मतलब उसी दौर की हमें याद है, मतलब बाबू बाल मुकुंद गुप्त परिषद गुडियाणी में जो जन्मे थे, मूर्धन्य पत्रकार, साहित्यकार, स्वतंत्रता के प्रहरी थे, अग्रदूत थे। जब बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, गुडियाणी के कार्यक्रम के बारे में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी पंडित हरिराम आर्य जो करौली के थे, उन्होंने चर्चा करी। और मोहनलाल जी, वो उस टाइम मोबाइल का भी जमाना नहीं था, और ये हैंडीकैप होने की वजह से वो लैंडलाइन मोबाइल अपने पास ही रखते थे, मुख्यमंत्री होते हुए भी। डॉक्टर चंद्र तिरखा हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हुआ करते थे। आर्य जी ने तिरखा जी से बात करी कि भाई इस तरह गुडियाणी में हम करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं। तो बोले भाई मुख्यमंत्री जी से ही बात करनी होगी। मेरे पास आर्य जी आए, मैंने अपने ऑफिस से लैंडलाइन पर मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया, उन्होंने खुद उठाया, और उन्होंने जैसे ही मैंने भूमिका बात करी 2-4 मिनट के, भाई वो आज़ादी के बड़े प्रहरी थे, गुडियाणी जिले के थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, उन्होंने बीच में ही बात काट दी और कहा कि भाई चौहान साहब, हमने एक महकमा बना रखा है, विभाग, साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, उसका एक निदेशक बना रखा है, तो आप ये सारी बात उसे बताओ। अगर उसे समझ में आ जाएगी तो मान लो मेरे को समझ में आ जाएगी। और फिर हमने तिरखा जी से कहा, और 2002 में मतलब गुडियाणी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बाबू बाल मुकुंद गुप्त की पुण्यतिथि पर आए, और वो ही नहीं आए, उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता भी आए, पूरा मंत्रिमंडल आया, और उन्होंने गुडियाणी को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को एक नई ऊंचाई प्रदान करी। और उनका ये साहित्य प्रेम, पत्रकारों के प्रति उनका ये लगाव एक बार और हमें देखने को मिला।
1991-96 जब कांग्रेस का शासन आ गया था, भजनलाल मुख्यमंत्री थे, रेवाड़ी की मक्खनलाल धर्मशाला में हमने पत्रकार संगठन की तरफ से सर्वदलीय एक विचार गोष्ठी रखी। उसमें हमने धर्मपाल मलिक, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, रामविलास शर्मा बीजेपी के, और हरियाणा विकास पार्टी के नेताओं को भी, चौटाला साहब को भी, मंत्री भगवाड़िया, और इनको बुलाया और वहां चर्चा आपस में रखी। लेकिन चौटाला साहब ने जो बेबाकी से सब चीजों का जवाब दिया, और कोई हल्की बात धर्मपाल मलिक के मुंह से निकल गई थी, उसको माफी मांगनी पड़ी, इतना उन्होंने उसको फिर लताड़ा। लेकिन एक और चीज जो चर्चाएं हैं, क्योंकि देखिए उनका शासन रहा है, मैंने देखा है 2002 के अंदर उनका जब सरकार थी, ब्यूरोक्रेसी पे उनकी एक अच्छी पकड़ थी। लोग बताते हैं, बोलो रात को तमाम जिला उपायुक्तों से बात करना 10 बजे 11 बजे, और पूरे जिले का हाल चाल जानना। यानी कि कहें कि जिस तरीके से आज के दौर के अंदर हम देखें तो कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकारों में, खुद आपने माना खट्टर सरकार में भी थी, लेकिन चौटाला राज में ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं थी, क्योंकि उनकी पकड़ थी। मतलब वो प्रशासक भी थे, एक अच्छे प्रशासक, एक दबंग प्रशासक। उन्हें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कमजोरियां हैं उन चीजों के बारे में भी पता था, और वो अध्ययन भी करते थे। कोई बात ना पता हो तो अधिकारी से, अच्छे कुशल योग्य अधिकारियों से वो स्नेह भी करते थे, और भ्रष्टाचारियों पर उनकी निगाह रहती थी, वो लगाम भी कसते थे। एक और वाक्य मुझे याद आता है मोहनलाल जी, मतलब उस टाइम में ये मोबाइल की जगह पेजर शुरू हो गया था। पेजर के माध्यम से मैं भी कुदरती चंडीगढ़ था, एमएलए हॉस्टल में रुका हुआ था। 15 अगस्त को चौटाला साहब ने यहाँ रेवाड़ी झंडा फहराने आना था। ये 13-14 अगस्त की बात होगी, एक दिन 2 दिन पहले की। मैंने पहले डीसी यहाँ विनीत गर्ग थे कि भाई चौटाला साहब आ रहे हैं, तो मैंने डीसी साहब से फोन पे बात करी कि जी चौटाला साहब का राव तुलाराम स्टेडियम से पहले, जैसे दिल्ली में करते हैं कि भाई राजघाट पर जाते हैं, शहीदों महापुरुषों की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हैं, कि भाई आप रेवाड़ी में वार मेमोरियल पर, रेजांगला युद्ध स्मारक पर, वहां पुष्पांजलि अर्पित करवाओ सीएम साहब की, जाते वक्त या आते वक्त। तो डीसी साहब ने मेरे को कहा कि जी देखो यहां 3-4 ऐसे स्थान हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो देखो प्रशासनिक अधिकारी जो आप बताया ना कि कितने तेज होते हैं, लेकिन उनकी भी बड़ी फुर्ती होती है। फिर मैंने चौटाला साहब को फोन लगाया, उनसे बात हुई, तो इतनी ही देर में विनीत गर्ग डीसी साहब ने सीएम साहब से यही बात बता दी कि जी यहाँ 3-4 समारोह वो है वार मेमोरियल्स, तो कहाँ कहाँ जा पाओगे। मैंने जैसे ही वो जिक्र किया कि जी आप 15 अगस्त को आ रहे हो तो रेजांगला युद्ध स्मारक पर और वहाँ सब जगह फूल चढ़ा देना, उन्होंने कहा कि भाई देखो चौहान साहब फिर कभी मैं अलग से प्रोग्राम बना लूंगा, अब तो 3-4 वहाँ स्थान हैं। वो भाई कमाल है इस आदमी का। मोहनलाल जी कुदरती ही 15 अगस्त के कार्यक्रम में मैं भी वहाँ शामिल था स्टेडियम में। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होने को था, आखिरी स्पीच चौटाला साहब की और वो होनी थी, उनकी नजर मेरी तरफ पड़ी और उन्होंने फटाफट डीसी को निर्देश दे दिया कि भाई अब इस कार्यक्रम के बाद रेजांगला युद्ध स्मारक पर चलेंगे। और एकदम बिना किसी कुछ को बताए हुए सारा प्रशासन जो है ना हिल गया, और उन्होंने डीसी की बात की भी परवाह नहीं करी, और एक पत्रकार के नाते मतलब मेरी बात को तवज्जो देके और वो रेजांगला युद्ध स्मारक पर फूल चढ़ाने आए। नहीं, बिल्कुल हकीकत है कि 2004 में जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो सरकार थी, और आते ही पहला हॉस्पिटल में मेरा आपको ध्यान होगा झगड़ा हुआ था, और उसके बाद चौटाला साहब तक ये बात चली गई कि जैन टीवी के पत्रकार को जो है मोहनलाल जी के साथ इस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में हुआ, और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया, वह कार्रवाई हुई उसके अंदर।
तो ये बहुत सारी यादें हैं। लेकिन एक और बताया जाता है कि चौटाला साहब में गुस्सा भी था कहीं ना कहीं, कि कई गलत बातों को मतलब बर्दाश्त नहीं करते थे, तुरंत उनमें गुस्सा आता था। गुस्सा नहीं, वो व्यवहारिक आदमी थे। और मैंने जैसे बताया ना, वो चाणक्य थे राजनीति के बारे में। उनसे ज्यादा आज तक शायद किसी की सोच समझ नहीं है, क्योंकि वो 2000 का इलेक्शन 1999 में उनको एक किस्म से बिल्ली के भागों छीका टूटा और वो मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन टूट गया। मोहनलाल जी जुलाई में वो मुख्यमंत्री बने, दोबारा ये गठबंधन टूटा। और 2-3 महीने पहले एक और रोचक किस्सा रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, नरबीर वाला। जलालपुर गांव में, वो हमारे रिलेटिव भी लगते थे, अब नहीं रहे, मतलब मास्टर रणधीर सिंह अत्री और राजेंद्र ठेकेदार भी अब स्वर्गवासी हो गए हैं। वो चौटाला साहब की पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र ठेकेदार जलालपुर गांव में ले गया कि जी वो ज्योतिष विद्या जानते हैं, कुछ अंक गणित के हिसाब से मास्टर जी बताते हैं। तो वहां वो चौटाला साहब को मास्टर रणधीर सिंह ने बता दिया कि जी आप जल्दी ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हो। अब वो बड़े हंसे भी और बोले भाई क्यों मजाक करते हो, कहीं दूर दूर तक भी, क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। और जैसे ही जुलाई में धमाका हुआ और वो भी अचंभित रहे और एक बार फिर वो आए, मास्टर जी से भी मिले। तो इस तरह की चीजों का उनका अनुभव, जो आपने कहा ना कि गुस्सा आ जाता था, उनका एक और सोच था कि ये जीवन मोहनलाल जी बार बार नहीं मिलता, तो इसको मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करना। मतलब तो ये एक उनकी सीख थी कि भाई दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक वो निभाते थे। इस सिद्धांत के वो आदमी थे। लेकिन एक मोड़ आ गया जब उनको टीचर भर्ती घोटाले के अंदर सीबीआई के शिकंजे में जब वो फंस गए और उनको जेल हुई, 10 साल की सजा हुई। आपको लगता है वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार भी उनकी नहीं थी, और ये टीचर भर्ती घोटाले के अंदर जब जेल गए वहां से चौटाला साहब ने टूटना स्टार्ट किया। देखो, जैसे हमने कहा ना कि हरियाणा पार्टी भी टूटी, देखिए हरियाणा की राजनीति के वो चाणक्य थे। और जैसे आज देश में अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, तो मोहनलाल जी कहीं ना कहीं जब शेर को सवा शेर मिलता है ना कोई बात, क्योंकि उनके प्रशासनिक तौर पर भी और न्यायिक व्यवस्था में भी, जुडिशरी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। 2004 में जब ये हमारे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स रेवाड़ी का उद्घाटन हुआ, तो वो ये जो होते हैं ना अपने पितृपक्ष, उसमें कनागतों में वो आ गए। तो यहाँ बार सतीश यादव प्रधान था और बार वालों की भी कुछ दिक्कतें थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो रेस्ट हाउस में हम भी गए बताने, तो ये पक्ष मेरी समझ में आया। तो मैंने चौटाला साहब से कहा कि जी ये अब पितृपक्ष जो कनागत लग रहे हैं तो ये जरा ठीक नहीं है, आप फिर कर लेना। तो उनके साथ हाई कोर्ट के जज जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, माननीय सूर्यकांत थे। तो चौटाला साहब बोले भाई इन कनागतों में पंडितों को खीर खिलाते हैं, और मैं तो अब ये सूर्यकांत के घर खीर खा के मैं तो पंडित की खीर खा के आया हूं, तो मैं इन बातों को नहीं मानता। और उन्होंने उसका उद्घाटन कनागतों में ही किया। तो जो जुडिशरी का ये जो झटका, ये कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, ओवर कॉन्फिडेंस रहा या क्या हुआ, ये तो गर्भ में है। मरते मर गए। चौटाला साहब ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, बोला हम तो अगर दोबारा सरकार आएगी फिर नौकरी देंगे। बिल्कुल कहीं बिल्कुल नौकरी दी है हमने, कोई किया उन्होंने, राजनीति षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया, बिल्कुल फंसाया गया। यही मैं कह रहा हूं कि भाई उनको इस बात का
कतई कोई कभी भी मलाल नहीं रहा। और उन्होंने जो उनकी ग्राउंड लेवल की सोच समझ राजनीतिक चाणक्य नीति थी, मोहनलाल जी मैं याद दिलाऊं, जनवरी का ही महीना था, ठंड शुरू हो गई थी 2000 में, जब चुनाव होना था असेंबली का, और भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर गठबंधन, क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी से उसका गठबंधन टूट गया था, और फिर चौटाला साहब को जुलाई 1999 में मुख्यमंत्री बनने का एक अवसर मिल गया। उन्होंने हरियाणा भवन में रुका हुआ था, तो सुबह सुबह यहाँ धारूहेड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया में बगड़ के ठाकुर साहब रघुनाथ सिंह जी, मतलब वो मेरे को हरियाणा भवन मिल गए, बोला चलो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। मैं को जी सुबह सुबह का टाइम है, मुख्यमंत्री जी टिकटों के बंटवारे में लगे होंगे, पता नहीं उनके पास टाइम, बोल नहीं चलते हैं। हम चले गए। वहां जाते ही उन्होंने दो बातें और जो खास बताई, बोला अरे चाय लेके आओ, चाय पियो भाई, और चाय के साथ बिस्कुट लेके आना। तो उन्होंने बताया कि भाई अंग्रेज के टाइम वो चाय बिना बिस्कुट के या के नहीं लेते थे। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि भाई आप का चेहरा और आपकी जूती या जूते, इन दोनों पर चमक होनी चाहिए। तो बोला मैं रोज शेव बनाता हूं, और ये जूते, क्योंकि आदमी की नजर जूतों पे जाएगी या उसके चेहरे पे। लेकिन बोला बीजेपी वालों ने मेरे को इतना तंग कर रखा है इस टिकट के बंटवारे में कि 2 दिन हो गए मैंने शेव नहीं बनाई। होंगे जी क्यों, क्या बात होगी तंग? अरे बोला मैं कह रहा हूं कि तुम 35 नहीं 45 दे दूंगा मैं तुम्हें टिकटें, लेकिन मेरे को कैंडिडेट बताओ। अब बोला आपके रेवाड़ी में रणधीर सिंह कापड़ीवास से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं, उसको टिकट ना दे के, और माल मेरा है और ये बीजेपी वाले बेच के खाना चाह रहे हैं, और बोला किसी और को टिकट दे रहे हैं। और उनकी बात 100% 2014 में साबित हुई जब बीजेपी की टिकट पर रणधीर कापड़ीवास एमएलए बना। लेकिन एक और किस्सा है जो जानकारी मुझे भी हल्की हल्की है, क्योंकि देखिए मेरा जो एक है पत्रकारिता का कैरियर करीबन 20-22 साल का है, कि चौटाला ही एक ऐसे थे जिन्होंने अहीरवाल के बिना अपनी सरकार बनाई। बिल्कुल, अहीरवाल के विधायकों, बिल्कुल, मतलब उनकी सरकार में कोई भी, जबकि अहीरवाल में कांग्रेस के थे, बिल्कुल सही कह रहे, उनके भी थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या है ये किस्सा, थोड़ा सा आप ये जैसे बताया ना कि आपने कि अभी राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा था पीछे चुनाव में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अहीरवाल से होके निकलती है, लेकिन इस भ्रम को 1966-67 से लेके और 2000 तक बिना अहीर के कोई मंत्रिमंडल नहीं रहा। और राव बीरेंद्र सिंह तो खुद कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री भी, दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। तो जो मैंने अभी बताया ना कि इतना बीजेपी वालों ने भी तंग किया, और कहीं ना कहीं इस अहीर डोमिनेशन की राजनीति ने, पॉलिटिक्स ने, राव बीरेंद्र सिंह भी उस टाइम जिंदा थे, इंद्रजीत सिंह विधायक थे, तो इन्होंने भी ऐसा दबाव बनाया। लेकिन चौटाला साहब ने अपने दम पर 47 सीटें जीती, जिसमें अहीरवाल से कोई भी अहीर विधायक इनेलो से नहीं जीत पाया। 6 विधायक, आज 2024 में भी अहीर 6 विधायक हैं मैक्सिमम नंबर, और 2000 में भी 6 विधायक बने, लेकिन 6 के 6 कांग्रेस पार्टी से बने। और बिना अहीर विधायक के एक नया इतिहास 2000 में रचने वाले भी ओम प्रकाश चौटाला थे। एक अहीरवाल से जुड़ा हुआ एक और किस्सा जो मुझे याद आता है, जब मैं कवरेज करता हूं या राजनीति की चर्चा करते हैं तो निकल के आता है कि ज्यादातर इनेलो से निकल के, इनेलो की पोद है। अगर आप किसी की बात कर ले, आचार्य लक्ष्मण की बात कर ले या किसी और की बात कर ले, कैप्टन अजीत सिंह यादव भी शायद इनेलो से उनका संपर्क रहा है। शायद नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं आप बताएंगे ना, क्योंकि ज्यादातर पौध इनेलो से निकली हुई है। क्योंकि ये नर्सरी, चौटाला को जो एक झटका बड़ा लगा जब उनकी पार्टी टूटी, इनेलो, दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई और
19 में सरकार में हिस्सेदारी रही, क्या आपको लगता है वो ज्यादा कहीं ना कहीं डरावना था? अगर दुष्यंत चौटाला एमएलए आने के बाद अगर अपने दादा के पास वापस चले जाते किसी तरीके से, तो राजनीति के चाणक्य और कुछ नया करते? नहीं, वो तो देखो, उनमें जैसे कहा ना कि भाई वो दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते थे, तो उन्होंने इनको निकाला था, अजय चौटाला को भी और दुष्यंत को भी और दिग्विजय को भी। जब उनकी भरी सभा में और इन्होंने सीएम के लिए दुष्यंत चौटाला की प्रोजेक्शन करी, तो इन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था कि ये चाहे बना भी देते उसे। लेकिन जो आपने बात कही कि चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल जिंदा थे, तो वो एक किस्म से नर्सरी थी राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की। तो वहां की प्योद जो है, राव बीरेंद्र सिंह को भी चौधरी देवीलाल ने ही मुख्यमंत्री बनवाया था। मतलब इस बात को भी आप ध्यान में रखें। मैं वही तो आपसे जानना कि चाह रहा हूं, चौधरी देवीलाल ने ही राव बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था, और चौधरी देवीलाल ने ही राव बीरेंद्र सिंह को गद्दी से फिर हटवाया था। कप्तान अजय सिंह ने भी जब फौज से आया, मेरे पास ही बैठता था वकालत जब इसने शुरू करी, तो ये राज्य सैनिक बोर्ड का चौधरी देवीलाल ने इसको मेंबर बनाया, और जिले का इनेलो का महामंत्री वगैरह भी ये ऑफिस बीरर बनाया इसको, और इसकी भी वहीं से हुई। लक्ष्मण यादव ये 2000 में, और उस दौर में इनेलो में ही था। जगदीश यादव ये इनेलो में गए, हरियाणा, डॉक्टर एमएल रंगा 2000 में, मैं कह रहा ना, अहीरवाल का रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर एमएल रंगा के द्वारा ही फिर किया गया। तो ये कहीं ना कहीं चौटाला साहब की, चौधरी देवीलाल की ही, क्योंकि वहां ग्रूमिंग अच्छी होती थी, राजनीतिक तौर पर उठा पटक किस तरह के गुर सिखाए जाते हैं, वो चीजें चौटाला के दौर में बिल्कुल आपने थी। बहुत सारी बातें बताई, और समय समय पे हम बात भी करेंगे। लेकिन आज वो कहें कि आज उनका अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति का पौधा जो है हमारे बीच नहीं रहा। चाणक्य कह सकते हैं, एक राजनीति का पौधा कह सकते हैं, एक बड़ी क्षति मान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत हरियाणा के लिए क्या चौटाला परिवार उनके सहारे, उनके तजुर्बे के सहारे, उनकी यादों के सहारे, आपको लगता है कभी चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, दोबारा गेन करने की स्थिति में आ पाएंगे? देखो, इस बात के जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, इनेलो के 2 विधायक जीत गए। देखो, यही मैं कह रहा हूं कि यही ऐसा परिवार है। चौधरी देवीलाल ने अपनी उम्र में ही तीसरी पीढ़ी को राजनीति में प्रवेश दिलवा दिया। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी अपने रहते रहते तीसरी पीढ़ी को, आज उनका एक पोता और एक भतीजा, वो दोनों इनेलो के विधायक हैं। और जेजेपी जिन्होंने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम किया, उसका एक किस्म से सुपड़ा साफ हो गया। 5 साल सत्ता सुख भोग लिया हो बीजेपी के साथ, लेकिन जो बीजेपी ने उनके साथ किया वो भी तो भुलाया नहीं जा सकता ना। किस तरीके से कार्यकाल पूरा होने से पहले गठबंधन तोड़ा, और किस तरीके से, ये तमाम चीजें तो आपके सामने हैं। लेकिन वो सबक तो अब इनेलो वालों ने सीखा है, और उन्होंने, अभय सिंह चौटाला एकमात्र सीट थी 2019 से 24 में, अब 1 से 2 हो गई है। तो अब ये इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं? मैं वही पूछ रहा हूं कि चौटाला की विरासत अब कैसे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। ये दोनों युवा हैं मोहनलाल जी, ये दोनों युवा हैं, करण भी और आदित्य भी। मतलब, और इनको एक किस्म से पूरा आखिरी समय तक, आदित्य चौटाला बीजेपी से टूट के इनेलो में आया। बीच में नहीं, चौटाला नहीं है, मान लिए। अब लगता है पूरा परिवार अगर एक हो जाए, हरियाणा की राजनीति में कुछ उठापटक हो सकती है आने वाले 29 के अंदर। देखो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है मोहनलाल जी जाट राजनीति में। हुड्डा साहब को 3 चांस मिले और लगातार मिले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि जाट समुदाय ने उनको एक किस्म से नेता मान लिया, लेकिन उन्होंने नेता वाली नेतागिरी नहीं दिखाई, और आई हुई भरी हुई थाली अपने आगे से सरका के उधर कर दी।
तो निश्चित रूप से अब किसानों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो और कमेरे वर्ग की बात हो, तो अब इन दोनों इनेलो के विधायकों पर बहुत दारोमदार है। और ये मोबाइल हो जाएं चौटाला साहब की तरह से, चौधरी देवीलाल की तरह से, तो आने वाले 5 साल में अच्छा काम करके एक नई दिशा हरियाणा की राजनीति को मिल सकती है। तो ये थे चौहान साहब जो बता रहे थे चौटाला के बारे में कि किस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, उनका स्वभाव रहा, किस तरीके से राजनीति में उतार चढ़ाव आए, किस तरीके से उनका व्यवहार था, लोगों को याद करते थे, लोगों को जानते थे बाई नेम बाई फेस। तो तमाम चीजों पे चर्चा की और हमारी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार है। तेजाखेड़ा फार्म के ऊपर उनका जो है पार्थिव शरीर रखा गया है लोगों के दर्शन के लिए। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, झलकियां भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और आज 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जाहिर है हरियाणा ने एक राजनीति का अपना प्रोधा खो दिया। जिस तरीके से लोग उनकी मिसाल लेते थे, उनके पार्टी के जो डंके बजते थे पूरे हरियाणा के अंदर इनेलो को लेकर के और चौटाला साहब को लेकर के, तो वो आज हमारे बीच नहीं रहे। एक बार फिर एचआर न्यूज परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।